मुल्क में मजीद सूबों के क़याम के मामले के ऊपर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में भी अब ये एजेंडे के मुताबिक डिबेट होने जा रही है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर सियासी जमातों का कंसेंसस नज़र नहीं आता है। ऐसे में MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयान ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। एक तो वो कहते हैं कि मजीद सूबे या यूनिट्स बनना पाकिस्तान में नागुज़ीर हो चुका है मसाइल को हल करने के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ 26वीं और 27वीं तरमीम की तरह जल्द एक तरमीम आएगी, बल्कि इसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो कि अभी रजामंद नहीं हैं वो रजामंद भी हो जाएंगी। सुनिए मुस्तफ़ा कमाल की बात। टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बनना, जो आईनी तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा जो है वो आ जाएगी। आप जो बात कर रहे हैं कि जो वो ये कैसे होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं मान, ये ज़बरदस्त बात है। और अब ये मैं थोड़ी करवा रहा हूँ, पीपल्स पार्टी उसको इनकार करे ना कि जिसकी जो मुल्क चलाने के रियासती इदारे हैं या मुल्क में और जो पावरफुल जो है वो इदारे हैं। भाई हमारी बात को तो कुचल सकते हैं ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब वो मुझे लोकल गवर्नमेंट के अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी ये वाली, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये हमारा मुतालबा तो नहीं है ये वाला, हम तो की जाने वाली बात की तायीद कर रहे हैं। हमने तो नहीं शुरुआत की है, मज़ेदार बात है, हमने तो नहीं शुरुआत की। जहाँ से ये शुरुआत है या जहाँ से ये गुफ्तगू है, जहाँ के ज़रा वहाँ पे जो नाराज़ होने वाले लोग हैं उनसे आर्गूमेंट करें, उनसे पूछें, उस जगह जाएं। मैं ये तहरीक नहीं चला रहा, भाई तहरीक तो कहीं और से चलेगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे, सिर्फ ये है कि भाई जो आज मुझे आपके साथ खड़ा होना था, आपने 70 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। जो करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। फर्ज करें कि आज मुझसे पूछे, मैं कहता हूं डिवीजन को सूबे बना दो, सारे डिवीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दो, सारे डिवीजन को, भाई जितने भी आपके 32 डिवीजन है, आप 32 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें। सूबों के मामले के ऊपर पेशरफ्त के तरीकाकार से लेकर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इसके ऊपर कंसेंसस बनाने की, उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। मैं हूं अरीना फारूक शेख और इस तमाम तर गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि सूबों के ख्याल पर पेशरफ्त के लिए बेहतर तरीक़ाकार क्या है, कौमी डायलॉग या अवामी रेफरेंडम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। महमूद, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात में जो बुनियादी नुक्ता है वो सूबे और सूबों के ऊपर आगे मज़ीद अगर पेशरफ्त करनी है उसी सिलसिले में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, लेकिन जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं आई थिंक उसको भी सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी साथ साथ कि क्या अगर दुरुस्त है सूबे बनाना तो उसके लिए जैसी सिग्नलिंग हो रही है और इशारे हो रहे हैं वो क्या इस सारे मामले को डैमेज कर रहे हैं, और क्या वो इस दुरुस्त काम में भी कुछ रुकावटें पैदा कर रहे हैं, और उसका सद्देबाब करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए रीना, सबसे पहले तो जो उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की बात की, उसके अंदर लेट्स बी क्लियर कि जो 26वीं आईनी तरमीम क्योंकि एक जुडिशरी की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर थी और फिर जो 27वीं थी वो एक आर्म फोर्सेस की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर थी। ये जो दोनों आईनी तरमीम थी, इसके अंदर अगर आप हाइब्रिड निज़ाम के सारे स्टेक होल्डर्स ले लें, यानी कि जो हुकूमत के अंदर वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो और उसके अलावा जो पावरफुल क्वार्टर्स मुक्तदरा है, तो वो सब ऑन बोर्ड थे इन दोनों चीज़ों के ऊपर, इन दोनों तरमीम के ऊपर, क्योंकि जुडिशरी की तो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी डसे हुए हैं और वो भी चाहते थे कि उनकी ऑटोनॉमी और जो चीज़ें वो जिस तरीके से कम हो, और उसके ऊपर उन्होंने बात भी की और खुल के भी की। और फिर जब आर्म फोर्सेज वाली 27वीं तरमीम से रिलेटेड भी उन्होंने फुल ओनरशिप ली। तो ये दो आईनी तरमीम मैं समझती हूँ कि इस लिहाज से फ़र्क है कि जो वो ये सूबाई वाली चीज़ पे कह रहे हैं कि इस पे 28वीं तरमीम अगर आ सकती है और जिन्होंने कराना। देखें, आपको मेरा व्यू पता है, मैं तो ऑलरेडी समझती हूँ कि प्रिंसिपली ये बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए गवर्नेंस के लिहाज से। लेकिन मैंने वो बात मैं अपनी रिपीट करूंगी
कि ये चीज पॉलिटिकल कंसेंसस और नेशनल डायलॉग के बगैर नहीं हो सकती। तो आपका जो बेसिक सवाल है, जो जहां तक अवामी राय की बात है अलीना, वो अगर नेशनल डायलॉग जो पॉलिटिकल पार्टीज में जब शुरू होगा, पार्लियामेंट के अंदर आएगा, सूबाई असेंबलियों के अंदर जो बातचीत होगी खाली, और जो इसका मीडिया पे तो ऑलरेडी डिबेट हो रही है, लेकिन यह कि इसके अलावा भी सेमिनार्स होंगे, बैठकें होंगी जहां पर आवाम की भी राय ली जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर तरीका है ताकि जो भी चीज फ्यूचर में हो वो एक आईनी तरीके से हो, ना कि ये कि आर्म ट्विस्टिंग से कोई इस तरह का कोई मिस एडवेंचर या ऐसी कोई चीज करने की कोशिश की जाए जिससे इम्पोज हो। क्योंकि देखिए अलीना, आपने भी इसके अंदर जो है शुरू में जिक्र भी किया, और वो इस प्रोग्राम में जिसमें मुस्तफा कमाल साहब थे उसके अंदर भी ये बात हुई थी कि देखिए पीपल्स पार्टी तो वैसे इसको खुलकर अपोज कर रही है इस प्लान को, और जहां तक नून लीग की बात है तो नून लीग से हमने कुछ खास इसके बारे में एज सच नहीं सुना, और वो भी यही कह रहे हैं कि हमसे तो कोई हमने कहा नहीं गया। हाँ, मैं ये जरूर समझती हूँ कि सियासी जमातों को इस चीज के ऊपर डिबेट खुलकर करनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स अवाम के सामने लाने चाहिए, बताना चाहिए कि क्या वजह है कि वो नहीं चाहते। जिस तरह हमें मालूम है कि सिंध के अंदर तो एक बहुत बड़ा मसला जो है वो कौम परस्त जमातों का भी है और पीपल्स पार्टी के सियासी फ्यूचर का भी है। हमने नेहरू के मामले में भी ये चीज देखी थी, और अगर सिंध के बंटवारे के बारे में भी अगर इस तरह की चीज होगी तो पीपल्स पार्टी के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं। फिर पंजाब के अंदर भी पीएमएलएन, अभी तो खैर इतना वो खुलकर बात नहीं हो रही, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें ना कि जब अभी तो लोकल एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं वो कर रहे, तो सूबों की जब अगर बंटवारे की यानी कि पंजाब के अंदर मजीद सूबे बनने की जब बात होगी तो वो भी उनकी एक पावर, जो सेंट्रलाइज पावर का बड़ा यहाँ पर एक शौक होता है सियासी जमातों को, तो वो डेवोल्यूशन के लिए शायद वो पता नहीं इसके हक में क्या करते हैं। लेकिन जो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद इस पर बैठे, बात तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छा अब ये बड़ा महमल, अब ये बड़ा दिलचस्प है जब आप कहती है ना पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं। सलीम साफी साहब, अब मसला क्या है? जब मुस्तफा कमाल साहब की हम बात सुनते हैं तो उसके अंदर से एक जाविया ये भी निकलता है कि वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसी ना किसी तरह प्रेशराइज करके करवा लिया जाएगा या उनकी मर्जी ले ली जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप इसका देखें तो अवाम में भी कुछ ना कुछ मिसट्रस्ट पाया जाता है 26वीं 27वीं और दीगर चीज़ों को, इलेक्शंस के मामले को लेकर सियासी जमातों से। आप क्या समझते हैं, क्या इस माहौल के अंदर अगर मजीद सूबे के क़याम जैसा एक बड़ा और कलीदी फैसला करना है तो उसके लिए वही रिवायती तरीक़ाकार होना चाहिए? क्या सियासी जमातें, कौमी डायलॉग, पार्लियामेंट का फोरम होना चाहिए, या फिर अवामी रेफरेंडम या कोई और तरीक़ाकार? देखिए, छोटे यूनिट्स मुल्क की ज़रूरत है और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वही सवाल होता है कि उसको बनाया कैसे जाएगा। जो बनाने का तरीका है उसका आइन में वो यही है कि आगाज़ उसका यही से होगा कि मुताल्लिक़ा सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत अपने सूबे की तक़सीम के हक़ में करारदाद पास करें, और उसके बाद फिर मरकज़ में कमीशन बनेगा जो हदूद वग़ैरह का तयन करेगा और बाकी चीज़ें तक़सीम करेगा। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि सिर्फ पंजाब की सूबाई असम्बली ऐसी करारदाद पास कर चुकी है कि जिसमें बावलपुर सूबे और जनूबी पंजाब सूबे के बनाने का मुतालबा किया गया है, और वो न सिर्फ ये कि 2/3 अक्सरियत से बल्कि तकरीबन मुकम्मल असम्बली ने वो उसके हक़ में उस वक़्त वोट दिया था। और एक करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबा हज़ारा के हक़ में पास हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड की जा रही है और सियासी महाज पे वो MQM की तरफ से कराची और उसको अलग सूबा बनाने की बात की जाती है, या जब वो नहीं होता तो फिर वो दूसरे नंबर पे ये मुतालबा करते हैं कि बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट बना दिए जाए, और उसमें उनका गर्ज यही होता है कि शायद उनको कराची में बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मिल जाए। तो लेकिन वहाँ पे मसला ये है कि जिस तरह नए सूबों की क़याम की सबसे बड़ी हामी वो बाकी शख्सियात हैं, मसलन मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो बावलपुर सूबे की वो चला रहे हैं। इसी तरह हज़ारा सूबे का बाबा हैदर ज़मान साहब थे, और अब उनके जानशीन सरदार यूसुफ साहब बन गए हैं। लेकिन
जमात अगर किसी जगह पे नए सूबों का मुतालबा कर रही है तो वो MQM है और अरसे दराज से कर रही है और पूरे शिद्दत के साथ वो कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ नए सूबों की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट जो जमात है और सबसे बड़ी मुखालिफ जो है पीपल्स पार्टी, वो भी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली है। तो ज़ाहिरी बात है कि पढ़ने का असल मरकज़ जो है वो सिंध ही होगा कि सिंध में MQM जैसी जमात छोटे सूबों के हक़ में है और पीपल्स पार्टी जैसी जमात वो उसके ख़िलाफ़ है। और जब तक इस मसले का हल नहीं निकाला जाता तो मेरे ख़्याल में उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा नए सूबों के क़याम के, क्योंकि अगर सिंध तकसीम नहीं होता तो पंजाब भी फिर चाहेगा कि वो करारदाद के बावजूद वो तकसीम ना हो। इसी तरह फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी हज़ारे सूबे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, फिर वहाँ की सियासी जमातें जो है वो भी उससे पीछे हट जाएंगी, क्योंकि जो कुलिया होगा वो सब के लिए यकसा होगा। फिर अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो MQM एक बुनियाद पे यानी इंतज़ामी बुनियादों पे वो कराची सूबे का मुतालबा कर रही है। इसी तरह जो बावलपुर सूबे का मोहम्मद अली दुरानी का मुतालबा है या ताज मोहम्मद उसका सराय की सूबे का था, तो वो तारीख़ी बुनियादों पे बावलपुर क्योंकि माजी में एक रियासत थी फिर सूबा बना और वो कहते हैं कि उस सूबे को ज़म कर दिया गया है, हम सिर्फ वो उसके लिए बहाली का लफ्ज़ है और करारदाद में भी बहाली का लफ्ज़ है कि बावलपुर सूबे को बहाल किया जाए। इसी तरह हज़ारा सूबा अगर वो चाहते हैं तो वो लिसानी बुनियादों पे चाहते हैं। तो तारीख़ी लिसानी इंतज़ामी इसका बुनियाद क्या होगा ये चीज़ भी डिसाइड करनी है। पहले ये डिसाइड करना है कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और फिर ये डिसाइड करना है कि अगर नए सूबे बने तो किस बुनियाद पे बने, तारीख़ी, इंतज़ामी या लिसानी बुनियादों पे वो बने। ज़ाहिरी बात है कि इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। आप पीपल्स पार्टी के बग़ैर सिंध को तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि सिंध असम्बली की करारदाद की 2/3 अक्सरियत के साथ करारदाद की ज़रूरत होगी। इसी तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पंजाब अगर सिंध तकसीम नहीं होता तो पंजाब भी नहीं चाहेगी। तो बेहतर यही है कि इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस और ओपनली, अब ये जो कोई एक इशारे में बात करता है कोई दूसरा इशारे में बात करता है, ये सिलसिला छोड़ दिया जाए। ये कोई गुनाह नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की तजवीज़ है, अगर किसी पार्टी की तजवीज़ है तो अब अपने सारे कार्ड्स वो टेबल के ऊपर रखे, शो करें। अच्छा, और मुशावरत के अमल का आगाज़ करना चाहिए और कंसेंसस के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब की तरफ वो लेके चलते हैं। मज़हर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सबसे पहले जो पॉलिटिकल हमारी एलीट है वो बैठें और वो अपने अंदर जो सारे के सारे मामलात हैं या इसकी कोई शक्ल, एक बुनियादी स्ट्रक्चर देना है, उसके ऊपर एक डायलॉग करें और फिर ये आगे लेके जाया जाए आवाम में? और अगर हम बात करते हैं सब एलीट को बिठाने की, तो क्या उसमें फिर रियासत या मुक्तदरा के नुमाइंदे भी होने चाहिए या सिर्फ पॉलिटिकल एलीट को ही बिठाया जाए? आपने अपनी बात की इब्तिदा की थी ख्याल से जी, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक कोट भी सुनवाया और मुझे वो मिसरा याद आ गया, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे वादा कोई और है। मसला ये है कि अब मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी वजीर भी हैं और सपोजिटली एक मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये कहीं और से तो हो सकता है और हो जाएगा, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इससे ही हमें अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या है। देखिए, उसका बहुत आसान सा हल है, और मैंने बहुत सी सारी डिबेट सुनी, कुछ डिबेट्स में मैंने हिस्सा भी लिया है। बहुत वाज़ेह इसका हल है, और वो है कि आप पार्लियामेंट की मुश्तरका ऑल पार्लियामेंट कमेटी बनाएं, जिसमें पार्लियामेंट की तमाम से, जैसे 18वीं तरमीम के जरिए हुआ था, 18वीं तरमीम में कोई 8 से 10 महीने लगे थे, और उसमें ऐसा ही नहीं हुआ था।
उस पूरी कमेटी ने बाकायदा अखबारात में इश्तिहारात दिए, उन्होंने इनवाइट किया कि जो लोग अपनी तरामीम पेश करना चाहते हैं किसी भी तरीके से आइन में, उसमें वो कमेटी के सामने आए, कमेटी को भेजें। एक पूरा एक डेमोक्रेटिक तरीके से का एक जो प्रोसेस था वो पूरा 8-10 महीने चला, और 8-10 महीने के दौरान अंदर जो गुफ्तगू होती थी उन सब से ये कहा जाता था, एक चीज पर हर्फ लिया गया था कि ये बात किसी भी तरीके से बाहर ना जाए, आप जाएं अपनी पार्टी की सेंट्रल कमेटी बुलाएं, सेंट्रल कमेटी में इस चीज को रखें और फिर आप आके यहाँ और उसके बाद तमाम जमातों ने एक मुत्तफका तरमीम पे दस्तखत किए उसके अंदर। अब उसकी एग्जीक्यूशन का भी अगर तरीका कार तय कर लिया जाता तो और बचा था। आज भी यही जरूरत है। अब ये ख्याल कहीं से भी आया, इसको छोड़े, अव्वल तो चीज ये कि ख्याल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं आया, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बहस हो रही, इसको भी एक तरफ छोड़े। ठीक है। लेकिन इसका हल यही है कि एक तो हल ये है कि या मोहम्मद अली दुर्रानी साहब बड़े इसके वकील हैं और बहुत जोरदार तरीके से बात करते हैं, वो जाए ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़े और इस बुनियाद पर इलेक्शन जीतकर असेंबली में आए और असेंबली के फ्लोर पे ये बात करें। जाए ना फवाद चौधरी साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं। ये सारे लोग जो आज इतने बड़े वकील बने हुए हैं इन सारी चीजों के, ये अपने आप को तो मुंतखब करके आए, खुद तो मुंतखब होकर आए। पास तो बाहर पार्लियामेंट नहीं करना है ना, या आपने ऊपर से कोई चीज इम्पोज कर दी है। तो इम्पोज हमारी यहाँ होती रही हैं, इस मुल्क में इम्पोज भी होती रही हैं, रेफरेंडम भी होते रहे हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए भी चीजें चलती रही हैं, वो तरीका कर लें आप। लेकिन अगर आपने वाकई एक नेशनल कंसेंसस की तरफ जाना है, कौमी इत्तेफाक राय की तरफ जाना है, तो उसका फोरम सही या गलत पार्लियामेंट ही होती है। एक पार्लियामेंट की होल पार्लियामेंट कमेटी बनाएं, उसमें सेनेट और कौमी असेंबली के वो हों। बिल्कुल इसी अंदाज में आप सूबाई असेंबलियों में एक जॉइंट वो करें और देखें कि उधर पॉलिटिकल कंसेंसस किस तरह, और वही कमेटीज इनवाइट करें सिविल सोसाइटीज को भी कि जी आप अपनी रिकमेंडेशंस भेजें। उसमें जब तक इस तरीके से आप नेशनल कंसेंसस नहीं बनाएंगे, आप टेलीविजन पे डिबेट करवा लें, आप यूनिवर्सिटीज में डिबेट करवा लें जहां स्टूडेंट यूनियन नहीं है लेकिन इस मौजू पे सब जगह गुफ्तगू हो रही है, उससे हल नहीं होगा मसला, उससे मजीद मसला उलझता चला जाएगा। अच्छा, जितना भी जेन्युइन मसला हो, जब तक आप प्रॉपर फोरम पे इस मसले को जो है नहीं हल करेंगे, आप मामला हल नहीं होगा, मजीद उलझता जाएगा। मदर साहब, मेरे पास फॉलोअप सवाल है, लेकिन पहले उमर चीमा साहब की राय जानते हैं इसके ऊपर। चीमा साहब, मदर साहब ने जो तजवीज़ पेश की है तरीक़ाकार के लिए, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट भी है इस वक्त सियासी जो एलीट है उससे मुतल्लिक अवाम का, और फिर एक गैर सियासी स्टेक होल्डर को लेकर हकीकत भी है जो शायद पार्लियामेंट के उस फोरम के ऊपर ना आ सके। देखिए, इसमें जिस तरह पहले महमूद सरफराज ने बात की कि जो एक मुस्तफ़ा कमाल साहब का आर्गूमेंट है उसको जो वो काउंटर कर रही थी, वो बता रही थी कि जिस तरह 26वीं तरमीम आई या 27वीं तरमीम आई, तो उस टाइम जो एक पॉलिटिकल लोग हैं इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। उस टाइम वो एक कॉमन थ्रेड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने तरमीम लाई। अब जो है ना, अब हमारी पॉलिटिकल क्लास का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। जो मजर साहब बात कर रहे हैं ना, 18वीं तरमीम, वो एक बड़े ऐसे तरीके से वो सारा अमल हुआ था, लेकिन उधर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, उधर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट था। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये कभी भी इस चीज पर नहीं मानेंगे। ये सारे अपनी अपनी जात में एक आमराना सोच रखते हैं और ये समझते हैं कि जो हमारे पास पावर है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। तो अब बात यह है कि जो डिबेट हो रही है इसको आगे ले जाने के क्या तरीके हैं। एक जो जिस तरह आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि इस पे जो ज्यादा एक राय पाई जाती है, यानी कि राय पाई जाती है कि जो इसकी प्लानिंग करने वाले हैं, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, वो तो ये है कि इस पे रेफरेंडम कराया जाए कि क्या नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह सलीम साफी साहब बात कर रहे थे कि ये तय किया जाए कि ये किन बुनियादों पर बनने चाहिए,
तो उसके हवाले से अभी तक जो सोच पाई जाती है वो ये है कि इनको इंतजामी बुनियादों पर बनने चाहिए। ये ऐसे ही है कि जैसे हर डिवीजन जो है वो सूबा बन जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है, या ये जो ट्रांजिशन है कि आप जो है एक डिवीजन को सूबा बना दें और अगले दिन आपको लगे कि जैसे एक नॉर्मल लाइफ होगी और सारे जो हैं वो बड़े वेल फंक्शनिंग है। हमारे पास एक एग्जांपल है 18वीं तरमीम की कि उसके नतीजे में जो सूबों को वसाइल ट्रांसफर किए गए, जो हम जिसकी बात करते हैं उनकी एम्पावरमेंट की, वो अभी तक एम्पावर नहीं हो सके। यानी कि उनके पास वसाइल का अंबार लगा हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस तरह इस्तेमाल करनी है। यानी कि कैपेसिटी के आज भी सीरियस इश्यूज हैं। यानी कि वो 18वीं तरमीम जो कि 2010 में आ चुकी है, यानी कि वो अभी तक सही तरह से वो भी ट्रांजिशन में स्टक हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ये सूबों का तजर्बा करने की बजाय, तजर्बे तो हम करते रहते हैं मुख्तलिफ, जो एक ऑन पेपर ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, मैं यानी कि मुझे कोई इस पे इतराज नहीं है, लेकिन अगर आप ये फेज वाइज कर लें कि अगर आप ये समझें कि पहले हम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं हम उनको एम्पावर कर लें, या ये है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में जो आपका NFC अवार्ड हुआ था उस टाइम से PFC अवार्ड नहीं हुआ, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है वो अभी तक किसी ने तश्कील नहीं दिया कि जिसके जरिए सूबे से जिले को वसाइल ट्रांसफर होने चाहिए। वो आप एक दफा करके देख लें, हो सकता है कि आपके काफी मसाइल हल हो जाएं। सूबों वाला मामला जो है ना, ये इसको दोबारा से अगर हम करेंगे भी, आइडियल आप ये समझें कि जैसे कल सूबे बन जाते हैं, इसको सेटल डाउन होते हुए आपको फिर 15-20 साल लगेंगे और बहुत सारे जो है वो ट्रांजिशन में स्टक रहेंगे। तो बेहतर ये है, जो मैनेजेबल है वो ये है कि जो एक लोकल बॉडी सिस्टम है इसको अच्छे तरीके से फाल बनाया जाए। इसके हवाले से आइन में ये चीज लाजमी करार दी जाए। ये देखें मुनाफकत हमारी सियासी जमातों की कि इन्होंने जब इलेक्शन होते हैं ना, ये कितनी बहस हुई थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन है या जो सूबाई असेंबली के इलेक्शन हैं ये उनके हवाले से हैं। लोकल बॉडीज के मामले में ये हमेशा जब भी अगर कोई इलेक्शन कमीशन भी डेट देता है तो ये कोई डिलिमिटेशन या किसी और चक्कर में फिर उसको लेट करते हैं। तो एक तो ये चीज आइन में आनी चाहिए कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जब भी टेन्योर खत्म हो तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और दूसरा ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को फाल करें, PFC को आप इंप्लीमेंट करें कि ताकि तमाम इजला को उनके फंड्स जाएं। अभी जो वज़ीर आला है वो खैरात के तौर पे देता है कि मैंने किस जिले की डेवलपमेंट पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना। तो पहले ये आप करके देखें तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये सूबों वाली शायद डिबेट की इतनी जरूरत पेश ना आए, लेकिन अगर आए भी तो उस टाइम जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी उनकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड हो चुकी होगी कि वो नया सूबा भी बनाएंगे तो वो उधर इंतजामी मसाइल आपको पेश नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सूबों के ख्याल पर पेशरफ्त के लिए बेहतर तरीक़ाकार क्या हो, इसके ऊपर हम गुफ्तगू और बहस कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि उनके ख्याल में पार्लियामेंट की एक होल कमेटी बनाई जाए जो कि इन कैमरा है, सारी की सारी गुफ्तगू करे। फिर उन्होंने 18वीं तरमीम से का हवाला भी दिया कि वहाँ पर डिस्कशंस किस तरह हुई। आपने ब्रेक से पहले ओपननेस की बात की और आपने कहा कि सब कुछ सामने होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो मौजूदा पार्लियामेंट की साख्त है और जो ताल्लुकात हैं PTI के और मुस्लिम लीग नून के, तो उसके होते हुए इस वक्त वो इकट्ठे बैठने और पार्लिमानी कमेटी बनाने पे तैयार नहीं होंगे। अब PTI भी वैसे छोटे सूबों के हक़ में है, लेकिन वो शायद मुस्लिम लीग नून के साथ ना बैठे। और जिस तरह उमर भाई ने कहा, तो जो 18th अमेंडमेंट के लिए कमेटी बनी थी वो एक दूसरी तरह की एनवायरनमेंट में बनी थी और उसके जो मकासद थे या जो कुछ उससे निकाला गया एक अल्टीमेट रिज़ल्ट के तौर पे, तो वो सब पॉलिटिकल पार्टियों के हक़ में था। और उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें कि जो किसी एक पार्टी को सूट नहीं करती थी तो उन चीज़ों को मुस्तकबल पे छोड़ दिया गया। मसलन हम एक चीज़ उस वक़्त सवाल उठाते थे कि भाई इसमें आप लोगों ने पाटा मर्जर का इशू क्यों नहीं छेड़ा।
तो उन्होंने कहा कि उसको फ्यूचर पे छोड़ दिया गया। तो फिर उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, और इस हवाले से जितनी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में सख्ती है सिंध से मुतालिक, तो पीपल्स पार्टी को पार्लिमानी कमेटी में राज़ी कराना वो मुश्किल होगा। और अच्छा है कि ये डिबेट जो है बंद कमरों की बजाय पब्लिक के सामने हो, ताकि लोगों को हर किसी के मौक़िफ़ का और हर किसी के वर्थ का और हर किसी के दलील का पता भी चले। मज़र साहब, माहौल इस वक्त मुख्तलिफ है 18वीं तरमीम से, और सबके जो आरा हैं, सबके नज़रियात हैं, वो भी, तो ओपननेस ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों नहीं होगी? देखिए, पहली चीज़ ये कि 1971 के बाद जो सूरत हाल थी ना, उससे बड़ा सियासी इख्तलाफ कभी भी नज़र नहीं आया था। बिल्कुल उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थीं और उस वक्त जब पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात थी, उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार व शकी पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार, ये सारा करार दे रही थी। और इसी तरह भुट्टो साहब उन पर इल्ज़ामात लगाते थे जो उस वक्त इस्लामी जमातें थीं या नेशनल, लेकिन फिर सब एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर उन्होंने 1973 का मुत्तफ़िका आइन बनाया। आप 18वीं तरमीम उठा लें, 18वीं तरमीम के असल चीज़ ये कि मैकेनिज्म की बात होती है। पब्लिक डिबेट का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक डिबेट वो कर दें। आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट जो होती है वो पब्लिक डिबेट ही होती है। हम पता नहीं क्यों नहीं सर, आपने इन कैमरा की बात की थी ना, आपने तो कहा कि उसको खुफिया रखा जाना चाहिए, ऐसा खुफिया रखा जाए जैसे वहाँ बाहर खबर भी नहीं निकलती थी या बात भी नहीं निकलती थी। नहीं, उसकी वजह क्या थी? क्या उसकी वजह उस वक्त जो उसका रैशनल था वो ये था कि जब आप एक चीज ऐसी करने जा रहे हैं, उसमें ये नहीं था, उन्होंने तो इश्तिहार दिए थे, उन्होंने तो लोगों को इनवाइट किया था कि आएं और अपना मौक़िफ़ जो है वो कमेटी के सामने रखें या तहरीरी अंदाज में भेज दें। आप उस पूरी उसको जो प्रोसेस था उसको, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें ये बात मान ली जाए तो बुनियाद कहाँ से निकलती है? बुनियाद ये निकलती है कि आप इस मुल्क में सही मानों में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करवाते। बात यहाँ से जब तक, देखिए, जब अनपॉपुलर वो होते हैं ना फैसले, वो फैसले एक पॉपुलर लीडरशिप कर सकती है, एक ऐसी लीडरशिप नहीं सर, कर सकती जो खुद रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। सर एब्सोल्युटली, इसके ऊपर इस फैसले को पॉपुलैरिटी भी मिले और इसमें अवाम की मर्जी और एक कलेक्टिव विजडम का उनसर भी हो, इसीलिए ना सिर्फ उनसर हो बल्कि वाकई में कलेक्टिव विजडम के नतीजे में अगर कोई फैसला होना है तो वो तरीका कार क्या हो, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। ये इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। उसका सबसे साहिब तरीका ये है कि आप मुल्क में एक आज़ादाना शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। उसमें ये सारी सियासी जमातें इसी मसले पर, इन्हीं मसले पे जिसकी बात कर रही हैं, अच्छा, कि सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए या बाख्तियार बलदियाती निज़ाम होना चाहिए, जो भी और बहुत सी चीजें आ सकती हैं सामने, सर वैसे आ सकती हैं, वो जाएं लोगों से उस अच्छा एक तीसरी ऑप्शन मज़र साहब कह रहे हैं, मेमल, क्या वैसे इस वक्त दोबारा इलेक्शंस में जाने की कोई प्रैक्टिकलिटी या ऐसा फिजिबिलिटी आपको नजर आती है इस ऑप्शन के अंदर? कोई कल इलेक्शन में जाने की बात नहीं हो रही कि कल इलेक्शन में जी मज़र साहब, ये चीजें इस पे कंसेंसस तो बनाएं, एक डिबेट तो करें कि हाँ इलेक्शन कमीशन ऐसा मुनसिफाना होना चाहिए, अगले नए इंतखाबात मज़र साहब, वो मसला ये है कि फिर इससे इतनी और सारी चीजें जुड़ जाती हैं जो आपके ऐसी अर्जेंसी है, एब्सोल्युटली क्या आ गई है? क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे? हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन एक चीज डाल दी गई है कि इस पे डिबेट करो, फौरी तौर पे ये चीजें करनी है वरना इम्पोज कर दी जाएगी। इस तरह चीजें नहीं होती, इस तरह चीजें आप मजीद कॉम्प्लिकेट करेंगे और ज्यादा निफाक पैदा करेंगे। आप इत्तेफाक पैदा करें, निफाक पैदा ना करें। बिल्कुल सही है ये चीजें निफाक। साहब प्रोग्राम में जरा वक्त कम है, महमल की भी राय शामिल कर लेते हैं। महमल, रीना, देखिए पहली चीज तो ये है कि जो बात हो रही है अगले इलेक्शंस की, आपको याद होगा कि जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की थी, मैंने उस दिन आपको ये कहा था
कि देखें बिल्कुल लॉजिकली स्पीकिंग आप किसी भी से भी बात करें वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें जो है मजीद इस तरह के या सूबे नए चाहिए होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिल्कुल चाहिए होंगे। तो इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बगैर पॉलिटिकल कंसेंसस की ये चीज करने जाएंगे तो जो हमारी ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस है ये एक ऐसी नई फॉल्ट लाइन खोलेगी कि वो आपसे पता नहीं कंट्रोल हो सके कि ना। इसलिए कोई इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली महमल, बट ये पॉलिटिकल कंसेंसस 2 साल अच्छा महमल, इसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस किस तरह से बने, सवाल ये है उसके लिए मौजू फोरम क्या हो, क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए पॉलिटिकल जमातों के ऊपर भी इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है। अवाम का भी इन जनरल एकेडेमिया को किस तरह से शामिल किया जाए, फिर क्या सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस बने इसके ऊपर या फिर तमाम फरीकैन जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसमें शामिल हो। महमल फर्ज करें, हाँ जी, जिस तरह सिंध है, सिंध के अंदर जब अगर इसकी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जब गुफ्तगू होगी उसके बाद आप बिल्कुल स्टेक होल्डर्स के बगैर तो आप सिंध के अंदर ये चीज नहीं कर सकते। आपको कॉम्प्रेस जमातों को भी बुलाना पड़ेगा डिस्कशन के लिए, आपको सिविल सोसाइटी को भी बुलाना पड़ेगा ताकि जो है ओवरऑल एक फीजिबिलिटी भी बन सके कि अगर कोई चीज ऐसी होनी है और अगर नहीं होनी तो क्यों नहीं होनी, ताकि आवाम को पता चल सके कि मसला क्या है। सिर्फ पॉलिटिकल जो आप बात करते हैं और आप क्योंकि उसके अंदर भी सारा आप क्लियर जवाब नहीं देते कि मसला क्या है कि आपके लिए ये पॉलिटिकली फीजिबल नहीं है करना, क्योंकि वहां पर एक कॉम्प्रेस जमाते हैं, बहुत और इश्यूज इस तरह के एथनिक और वो हो जाएंगे, तो आप खुलकर बताएं। देखिए मैं समझती हूँ कि ट्रांसपेरेंट डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर होने चाहिए, प्रोज कौन बताएं जी, फॉर अगेंस्ट क्यों है। और दूसरा ये इस चीज को जरूर एक ओपन माइंडेडनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा लॉजिकली इट मेक्स सेंस कि भाई 2050 अगर आपकी जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ जानी है तो आप किस तरह से 400 ठीक है जी। तो इसलिए ये जरूरी बहुत ज्यादा है, होनी इसके ऊपर चाहिए, लेकिन नॉट थ्रू एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन या फिर इम्पोज अगर किया गया तो मैं समझती हूँ कि उसके खतरनाक नतीजे होंगे, वो नहीं करना चाहिए और कोई डेडलाइन भी इस पे नहीं देना चाहिए। इसको अगले इलेक्शन तक वाकई ले जाए, आप 2-2.5 साल करें, अभी तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। एब्सोल्युटली। अच्छा ये तो आई थिंक कंसेंसस है हमारे पैनल का इसके ऊपर कि उजलत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल हमारा बुनियादी जिस तरीके के ऊपर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बयान दिया है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि खुद ही से रजामंदी ले ली जाएगी पॉलिटिकल जमातों की, तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट जन्म लेता है ना सियासी जमातों के ऊपर। इसको कैसे कम किया जा सकता है और उसमें क्या तरीका कार हो। हमारे 2 एनालिस्ट महमूद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब समझते हैं कि पार्लियामेंट से ही फोरम है, पार्लियामेंट से ही इसकी करारदाद या जिस तरह भी सलीम साफ़ी साहब समझते हैं खुली डिबेट होनी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या अदरवाइज़, लेकिन एक ओपन इसके ऊपर शफाफ तरीके से डिबेट करवाएं। उमर चीमा साहब समझते हैं कि फ़िलहाल तो सूबों से पहले दीगर इक़दाम कर लिए जाए, उसके बाद सूबों के आइडिया को एक्सप्लोर किया जाए। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे मुख्तलिफ सवालों के साथ। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात की गई है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक बताया गया है, विज़िट से मुतल्लिक बताया गया है, दीगर सहूलियात से मुतल्लिक। सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट बानी PTI की सेहत और उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो एक सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ हो रहा था उसको ज़ायल करती है, और आपके ख़्याल में मुलाकातों से मुतल्लिक जो दीगर बातें भी की गई हैं वो क्या पैगाम और इशारा है, क्या बताती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडे को ज़ायल कर देगा। जो उनकी सेहत के एक्सट्रीम से मुतालिक एक यूट्यूबर ने राय दी थी और बड़ा गलत काम किया था उन्होंने, जिससे लोगों को तशवीश में मुब्तला किया था, तो उस हद तक तो लोग मुतमईन हो जाएंगे कि इमरान खान साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा और सलामत हैं। लेकिन जो उनकी सेहत से मुतालिक या उन कंडीशन से मुतालिक जो ख़दशात है उनकी बहनों का या फिर उनकी पार्टी लीडरशिप का, वो बरकरार रहेंगी। वो जेल सुपरडेंट ने अगरचे कह दिया है कि उससे पहले इतनी मुलाकातें हुई थी और चूँकि ये खिलाफ वर्जी की गई कि तय ये हुआ था कि
पॉलिटिकल बात नहीं की जाएगी, लेकिन उन मुलाकातों के बाद फिर उनको ट्वीट लिखवाया जाता था और ट्वीट को उनके अकाउंट से शेयर किया जाता था, तो उसकी वजह से वो पाबंदी लगाई गई है। लेकिन मेरे ख़्याल में पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई की जो जमात है और जो उनके अहल खाना हैं, वो जब तक उनसे मुलाकातें दोबारा शुरू नहीं हो जाती तो उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे। सलीम साफ़ी साहब, ये जो मुलाकातें बंद करवाने का है, उसमें रुकावट आने के क्या एक जवाज़ पेश किया गया है, आपके ख़्याल में ये अदालत के लिए काफ़ी होगा या फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकती है? देखिए, अब दोनों पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही है। हुकूमती साइड ये कह रही है कि अदालत ने जो कवायद व ज़वाबित बताए थे तो उस लिहाज से पीटीआई या इमरान खान साहब और उनकी सिस्टर्स जो है वो तौहीन अदालत कर चुकी हैं, जबकि पीटीआई का ये कहना है कि हुकूमत तौहीन अदालत कर रही है। बार बार अदालत की तरफ से मुलाकात का कहा गया लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई, और अब मेरे ख्याल में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट फॉरएवर डिसाइड कर लेगा, अभी जो हियरिंग हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, आपसे सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से मुतल्लिक, बल्कि रिमार्क से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। कत्ल का एक केस था जिसमें इंकशाफ हुआ कि जो मुजरिम है वो कत्ल की तो सज़ा ख़त्म हो गई, अब दियत की रकम ना होने की सज़ा काट रहा है। इसने बहुत सारे सवालों को जहाँ जन्म दिया, वहाँ एक रिमार्क में कहा गया कि अगर दियत की रकम बढ़ाई जाए या ज़्यादा हो तो कत्ल के जुर्म में कमी आ सकती है। दीगर ममालिक की एग्जाम्पल भी दी गई। आपका क्या ख्याल या राय है, क्या दियत की रकम अगर बढ़े तो कत्ल जैसे जराइम में कमी आ सकती है? अलीना, इसको देखने के दो पहलू हैं। एक तो जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए, जो उसमें रैशनल मुझे नजर आया वो इसी तरह कि जैसे आप जो फाइन की एक अमाउंट बढ़ जाती है तो लोग उसके बारे में जरा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे, और इसमें कत्ल है और पहले ही काफी रकम है, और उसमें उन्होंने गालबन को सऊदी अरब का भी रेफरेंस दिया है। लेकिन यह है कि सऊदी अरब में आप देखें कि दियत के अलावा उधर ये भी है कि कत्ल की सजा क्या है, यानी कि उसमें जो लोगों के सर भी कलम किए जाते हैं। पाकिस्तान में उतना ज्यादा उस पर तो एक कोई सजाए मौत के लोग जो हैं बहुत सारे जो हैं उनको वो सेंटेंस दी नहीं जाती, इसी तरह वो अदालतों में पड़े होते, उधर जेल में पड़े होते हैं। दूसरा ये है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ये एक डेटरेंस का काम शायद कर दे कि उसकी जो अमाउंट बढ़ा दी जाए, तो कोई यानी कि उसको देखने का एक ये एंगल है। जो गरीब आदमी है और वो मुल्जिम है या उस पे वो जुर्म साबित हो गया कि उसने कत्ल किया है, तो वो तो वैसे ही उसके लिए सजा के बाद वो दियत की कैद भी काट रहा होगा, क्योंकि वो दियत देने की पोजीशन में नहीं होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे मामला हल हो जाएगा, ये मामला बदस्तूर बरकरार रहेगा। लेकिन ठीक है, यानी कि अगर आप उसकी एक कास्ट बढ़ा सकते हैं कि किसी की जान लेने की कास्ट बढ़ा सकते हैं, अदा करने वाला तो ऑलरेडी जितनी ऑलरेडी अमाउंट है ये कोई अमीर आदमी अदा करेगा, गरीब आदमी तो अदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए कास्ट और बढ़ेगी, तो शायद कोई किसी हद तक डिफरेंस हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर। महमल, आपसे मक्का दिफाई मुआहिदे से मुतल्लिक सवाल हो रहा है, जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ इसका खैर मकदम, इसको खुशाइंद करार दिया है, बल्कि इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया है इस सेंस में कि उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहिदा है ये अब मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं उनको खुद मुख्तारी की तरफ, सिक्योरिटी खुद मुख्तारी की तरफ ले जाएगा। बट यहाँ पर एक और सवाल भी क्रिएट होता है। मशरिक़ वस्ता में जो मसाइल रहते हैं उसके अंदर इसराइल और भारत कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। क्या ये जो रद्द-ए-अमल है अमेरिका का इस मुआहिदे से मुतल्लिक, ये इशारा या इस बात का इजहार है कि अब अमेरिका, इसराइल और भारत की पुश्तपनाही से अपने आप को डिसलाइन कर रहा है या उससे अलहदा हो रहा है? नहीं लीना, ये इस तरफ इशारा नहीं है। बेसिकली देखें, जो आप ये जो दफाई पैक्ट हुआ था
इसके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, जो इनमें से 2 ममालिक तो ख़ास तौर पे अमेरिका यानी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तो बहुत क्लोज एलाइज भी समझे जाते हैं। और इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो रद्द-ए-अमल आ रहा था वो ये था कि क्योंकि इज़राइल ने पूरे मिडल ईस्ट के खित्ते को जिस तरीके से आप कह लें कि वहाँ पर एक रीजनल इंस्टेबिलिटी और जंग का खतरा, और खैर वो तो एक जेनोसाइड कर भी रहे हैं वहाँ पर, और जिस तरीके से उन्होंने लेबनान और बाकी ममालिक के अंदर भी अटैक्स भी किए हैं, फिर ईरान के खिलाफ एक जंग भी लॉन्च किए, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो है ये मायदा हुआ है। टर्की को भी वो बार बार धमकी देते हैं। मेरे ख्याल में कि ये जो ट्रंप है ये इस नोशन को एक तो डिस्पेल करने के लिए कि जैसे ये शायद कोई इजराइल की वजह से नहीं हुआ, हालांकि जो इनिशियल पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट भी हुआ था, ऑब्वियसली वो बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन वो हुआ कब था, वो उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि वो ऑब्वियसली लग रहा था कि क्योंकि अमेरिका सिर्फ इजरायली इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, तो जो बाकी खित्ते के मालिक है वो समझते हैं कि हमें अपने दिफाई जो है इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, हमें ऑटोनॉमी लानी पड़ेगी, हमें अमेरिका पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और ईरान के ऊपर जंग के बाद, जो अमेरिका इजराइल की जंग के बाद, ये बाकी सारे मालिक को समझ भी आ गई, क्योंकि उसका एक कह ले के सामने एक चीज आ गई कि अमेरिका ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, सिर्फ इजरायली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, हालांकि सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो वही था। अच्छा, फिर एक और चीज लीना, इसके अंदर एक और है, ट्रंप इज ट्राइंग टू बी अ स्पॉइलर। वो स्पॉइलर इस तरह से कि क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा जो है इस पे स्पेकुलेशन भी हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये ईरान के खिलाफ है, क्योंकि ये जी सुन्नी ताहतन है। अच्छा, अब ये बिल्कुल ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो ईरान ने खुद भी बड़ा अच्छा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, वेलकम किया इसको। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इवेंचुअली ईरान को भी इसी तरह की कोई मुआहदे जो है उनका हिस्सा भी बनना चाहिए। अब इस चीज पे भी ट्रंप, क्योंकि ही इज ऑब्सेस्ड विद ईरान, तो उसको वो एक ईरान को कह ले कि एक तरह से उनको इनसिक्योर फील कराने के लिए कि मैं तो क्योंकि इसके साथ हूं, तो इसका मतलब है कि ये मेरे एलाय के खिलाफ तो नहीं है, ये आप लोगों के खिलाफ है। वो ये भी एक करने की कोशिश कर रहा है, विच इज आई मीन वो करने की जो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरह से समझ रहे हैं। सो बेसिकली तारीफ में एक पैगाम ईरान के लिए भी हो सकता है, और पॉलिटिक्स खेलने की आपके ख्याल में ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान को कहें मुझे बड़ा अच्छा लगा है माहिदा, ताकि ईरान सोचे कि क्यों अमेरिका को अच्छा लग रहा है इतना माहिदा। ओके जी, थैंक यू सो मच महमूद सरफराज साहिबा। मज़हर साहब, सिंध से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध में अपने निज़ाम और सूबाई कारकर्दगी को पंजाब में नून लीग के मुकाबले में बेहतर करार दे रही है। शाजिया मरी साहिबा के मुताबिक सिंध वाहिद सूबा है जहां लोकल गवर्नमेंट फाल है। हसन मुर्तज़ा का दावा है पंजाब में तरक्की के दावे ज़्यादातर कागज़ों तक महदूद हैं। आपकी राय? देखिए, मैं पंजाब के बारे में तो ज़्यादा वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि सीधी सी बात ये कि मैं रहता हूँ कराची में। सिंध के मामलात पर ज़्यादा गहरी नज़र है। एक ओवरव्यू दे सकते हैं पंजाब का हम कि वहाँ गवर्नेंस के मामलात मेरे ख्याल में सिंध से बेहतर हैं। हसन मुर्तज़ा साहब इस पर कभी भी बात कर लें, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन लाहौर जाता भी रहता हूँ, और एक चीज़ आपको सामने नज़र आ रही होती है चीज़ों के बारे में। आप सिर्फ इंक्रोचमेंट, हसन मुर्तज़ा था, इंक्रोचमेंट को ले लें, अदरवाइज आप चीज़ों को ले लें। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ कि जो जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती कि शाजिया मरी साहब पंजाब से बेहतर सिंध को करार दें, या हसन मुर्तज़ा साहब जो है वो सिंध से बेहतर पंजाब को, या पंजाब से बेहतर सिंध को करार दें। इस तरह की गुफ्तगू मेरा ख्याल है सियासी लोगों को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो शाजिया मरी साहब कह रही हैं कि बिल्कुल बल्दियाती इदारे इस लिहाज से फाल हैं कि बल्दियाती यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी हुए हैं, और यहाँ एक जो भी जैसे भी मेयर हैं, बहरहाल एक गवर्नमेंट मौजूद है। लेकिन क्या बल्दियाती इदारों की परफॉर्मेंस अच्छी है? मैं दावत देता हूँ शाजिया मरी साहिबा को कि किसी भी दिन बल्दियाती इदारों का दौरा कर लें, और ऐसा दौरा करें कि उन्हें ना पता चले। आप जाएं कि मैं उनको कहता हूं कि आप चली जाएं KMC हेड ऑफिस चली जाएं, और नीचे जो उनके पेंशन का डिपार्टमेंट है उधर चली जाएं, और वहाँ जो लोग पेंशनर्स आते हैं, जो कि एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनसे मालूम कर लें। आप चली जाएं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर चली जाएं, आप जाएं वाटर बोर्ड के दफ्तर चली जाएं। उन सारे इदारे जिनके इदारे अब हम कहते हैं कि फाल हो गए हैं, जरा जाके उनकी कारकर्दगी का तो जायजा लें कि वहाँ एक फाइल जो है इधर से उधर नहीं हो सकती जब तक आप पैसे ना दें उसमें। आप शहर में सड़कों का हाल देख लें,
आप शहर में पानी का हाल देख लें, आप शहर में ठीक है। ड्रेनेज का हाल देख लें। तो अगर बिल्कुल इसे सही। हम बलदियाती इदारों के का फाल होने का कह रहे हैं, तो फिर तो ये बड़ा सवाल है बैड गवर्नेंस का। ठीक, ये इदारे फाल हैं लेकिन कारकर्दगी जीरो नजर जीरो आती है। है। ये जो चीजें हैं, ये मेरा ख्याल है हमें इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट, जैसे कि एक और हमारी साथी ने स्टेटमेंट दे दी क्या थी सर? पीपल्स पार्टी की, कि उन्होंने कहा था कि जो है वो पेरिस से बेहतर है पेरिस कराची। से। तो मुझे उसके बाद से बड़ी बेचैनी है कि मैं पेरिस का दौरा करूं। सर हम देखूंगे। जो करके आए हैं वो आपको बता रहे हैं कि बस इस बयान पे हंसी लें और कुछ नहीं है। खैर जी, आपसे इजाज़त चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।